इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां हर साल मानसून के आते ही लोग अपने घर छोड़ के भाग जाते हैं, गांव डूब जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं और एक पूरा शहर जैसे सिलचर 11 दिन तक पानी के नीचे चला जाता है। ये कोई रेयर इवेंट नहीं है, ये हर साल होने वाला डिजास्टर है और ये होता है इंडिया के सबसे खूबसूरत और सेंसिटिव रीजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लेकिन ये सवाल ये है कि ये फ्लड्स हर साल क्यों आते हैं? ये क्या सिर्फ बारिश की वजह से है या इंसान भी जिम्मेदार है? और क्या चाइना का अपस्ट्रीम डैम भी एक वाटर बॉम्ब बन चुका है इंडिया के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? क्या इसको रोका जा सकता है? इस वीडियो में हम डीपली इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज्योग्राफी, एग्जैक्ट रीजंस वाई फ्लड हर साल रिपीट होते हैं, नेचुरल और मैनमेड दोनों। चाइना का क्या रोल है ब्रह्मपुत्र पे और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है असम और अरुणाचल प्रदेश पर? प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज जो काम कर रही हैं और जो अर्जेंटली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और एंड में हम बात करेंगे कुछ इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज़ की जो होप भी देती हैं इस कंटिन्यूस क्राइसिस के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ज्योग्राफिकली सेंसिटिव रीजन है। ये पूरा एरिया हिमालयाज की फुटहिल से प्लेन्स तक स्प्रेड है और यहाँ से फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र और बराक जैसे रिवर्स। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के ग्लेशियर्स से निकलती है और अरुणाचल के थ्रू असम में एंटर करती है, जहाँ उसकी विड्थ कुछ जगहों पर 16 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। मानसून के टाइम ये रिवर्स ओवरफ्लो होने लगती हैं, स्पेशली क्योंकि यहाँ का रेनफॉल एक्सट्रीमली हाई होता है। कुछ जगहों पर 11,000 मिलीमीटर तक बारिश होती है और ये बारिश कुछ ही दिनों में गिरती है, क्रिएटिंग अ परफेक्ट फ्लड सिनेरियो। डेटा देखें तो 2022 के फ्लड्स में 55 लाख लोग अफेक्टेड हुए इन 32 सिटीज ऑफ असम। 89 डेथ्स, 4,000 प्लस विलेजेस डूब गए और 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फार्मलैंड बर्बाद हो गया। सिलचर सिटी 11 डेज तक पानी में डूबा रहा। इस साल प्री मानसून फ्लड्स में भी 5.15 लाख लोग इम्पैक्ट हुए और 11 लोगों की जान चली गई। ये क्लियरली दिखाता है कि ज्योग्राफी प्लस एक्सट्रीम रेनफॉल प्लस पुअर प्लानिंग मिलकर हर साल एक प्रेडिक्टेबल डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज्योग्राफी ही फ्लड प्रोन है। ये पूरा रीजन हिमालयाज के फुटहिल्स में बसा है, जहाँ से मेजर रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत के ग्लेशियर्स से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में एंटर करती है। ये रिवर वर्ल्ड की फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है और इसका ब्रेडेड स्ट्रक्चर मतलब कई ब्रांचेज में बनती रहती है, इसे और अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। मॉनसून के टाइम जून से लेकर सितंबर तक नॉर्थ ईस्ट में 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। चिरापुंजी और माइसोरम जैसे जगहों तो 11,000 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड करते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। जब ये इतनी ज़्यादा बारिश शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है तो रिवर्स अपने लिमिट के बाहर ओवरफ्लो हो जाती हैं। एक और फैक्टर है सिल्टेशन। ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर्स जब माउंटेन से प्लेन में आती हैं, उनकी स्पीड ड्रॉप हो जाती है और वो अपना कैरीड सिल्ट वहाँ डिपॉजिट करने लगती हैं। हर साल ये सिल्ट रिवरबेड को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से रिवर की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए इवन नॉर्मल रेनफॉल के बाद भी फ्लड होने लगता है, क्योंकि रिवर के पास पानी होल्ड करने की स्पेस ही नहीं बची होती। आप सिर्फ नेचर को ब्लेम नहीं कर सकते, ह्यूमन एक्टिविटी ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। सबसे पहला कल्प्रिट है क्लाइमेट चेंज। वार्मर टेम्परेचर्स ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करते हैं और जब मानसून क्लाउड बर्स्ट करते हैं तो रेनफॉल और ज़्यादा इंटेंस होती है। ये एक्सट्रीम रेन शॉर्ट टाइम में गिरती है, जिससे फ्लैश फ्लड्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरा मेजर इशू है अर्बनाइजेशन। गुवाहाटी जैसे सिटीज़ रैपिडली ग्रो कर रही हैं। पहले जहाँ वेटलैंड्स होते थे, जहाँ पानी नेचुरली सोक हो जाता था, अब वहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं। जब पानी को ड्रेन होने का रास्ता नहीं मिलता तो वो रोड्स, बेसमेंट और होम्स में घुस जाता है। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम्स भी क्लॉग्ड होते हैं प्लास्टिक और गार्बेज से। गुवाहाटी के कई एरियाज में नेचुरल वाटर बॉडीज रिक्लेम करके हाउसिंग कॉलोनीज बना दी गई हैं, इसलिए हर हैवी रेन के बाद फ्लड ऑलमोस्ट गारंटीड हो गया है। डिफॉरेस्टेशन भी एक मेजर फैक्टर है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में इलीगल लॉगिंग और स्लैश और बर्न फार्मिंग की वजह से हिल स्लोप्स अनस्टेबल हो गए हैं। जब बारिश होती है तो ये स्लोप्स लैंडस्लाइड्स और मडी रन ऑफ प्रोड्यूस करते हैं, जो रिवर्स में जाके सिल्ट और डेब्रिस बढ़ाते हैं। ये सिल्ट रिवर्स को
और शैलो बनाता है, फर्दर इंक्रीजिंग द फ्लड रिस्क। एम्बैंकमेंट्स जो थियोरेटिकली प्रोटेक्शन देते हैं, प्रैक्टिकल टर्म्स में काफ़ी अनरिलायबल हैं। असम में लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा एम्बैंकमेंट्स हैं, लेकिन मेंटेनेंस पुअर है। जब भी एक एम्बैंकमेंट ब्रीच होता है, जैसे 2022 में सिलचर में हुआ, तो रिवर का पूरा फोर्स सिटी में घुस जाता है और मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। आयरॉनिकली जहां एम्बैंकमेंट होने चाहिए थे, 4 एरियाज, लो लाइंग जोन्स, वहां अभी भी वल्नरेबिलिटी हाई है। और फाइनली डैम मिसमैनेजमेंट। अरुणाचल और अपर असम में कई हाइड्रो डैम्स हैं। जब इन डैम्स में पानी ज़्यादा हो जाता है तो बिना प्रॉपर वार्निंग के डाउनस्ट्रीम स्टेट्स में पानी रिलीज कर दिया जाता है। रंगानादी डैम के सडन रिलीजेस से कई बार फ्लड्स और डेथ्स कॉज किए गए हैं। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वीक हैं, जिससे टाइम पे इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं होता। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आने से पहले तिब्बत में फ्लो करती है, जहां इसे यारलुंग सैंगपो कहते हैं। ये ही अपस्ट्रीम रीजन में चाइना एक मेगा डैम बना रहा है, जिसका नाम है मेडोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका एम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। प्रॉब्लम ये है कि चाइना अगर अपस्ट्रीम वाटर कंट्रोल करता है तो वो सडन वाटर रिलीज करके इंडिया में फ्लैश फ्लड्स क्रिएट कर सकता है, पानी होल्ड करके ड्राई सीजन में ब्रह्मपुत्र के फ्लो को रोक सकता है, और सबसे डेंजरस, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करता, जिससे इंडिया का फ्लड वार्निंग सिस्टम वीक हो जाता है। इंडिया चाइना के बीच पहले एक डेटा शेयरिंग ट्रीटी थी, लेकिन 2023 में चाइना ने उसे रिन्यू नहीं किया। इस वजह से फ्लड प्रोन स्टेट्स लाइक अरुणाचल और असम को टाइमली अलर्ट नहीं मिलते। इस रिस्क को देखते हुए इंडिया ने भी अपर सियांग में डैम प्लान किया है, लेकिन अभी वो अर्ली स्टेज में है। असम के सीएम ने इसे क्लियरली वाटर बॉम्ब जैसा थ्रेट कहा है। तो ओवरऑल चाइना का अपस्ट्रीम कंट्रोल फ्लड डिजास्टर को और अनप्रिडिक्टेबल जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव बना देता है। फ्लड्स को फुली स्टॉप करना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उनका इफेक्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम राइट प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें। फ्लड डिजास्टर मिटिगेशन सिर्फ डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स भेजने से सॉल्व नहीं होगा, हमें इसके रूट कॉजेज पर काम करना होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्र और बराक नेचुरली डायनामिक हैं। इनका फ्लो स्ट्रॉन्ग है और ये अपना कोर्स चेंज करती हैं। जब हम इन रिवर्स के आसपास फ्लड प्लेन्स पर इंक्रोचमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग या माइनिंग के जरिए, तो हम उनका नेचुरल ब्रीदिंग स्पेस छीन लेते हैं। इसलिए स्ट्रिक्ट फ्लड प्लेन जोनिंग होना ज़रूरी है। बारिश के पानी का नेचुरल एब्जॉर्प्शन भी कम हो गया है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से कंक्रीट जंगल ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और पानी एब्जॉर्ब नहीं करते। सिटीज़ को स्पंज सिटी बनाना पड़ेगा, जहां ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स और वेटलैंड्स हो जो रेन वाटर को नेचुरली एब्जॉर्ब करें। असम में कुछ वेटलैंड्स को रिक्लेम किया जा रहा है, लेकिन लार्ज स्केल पे इस मूवमेंट की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज का रोल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से रेनफॉल अब ज़्यादा इंटेंस होती है। शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का काउंटर है एडवांस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम्स। इंडिया को सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स और रियल टाइम रेनफॉल सेंसर्स एक्सपैंड करनी चाहिए। असम में कुछ एरियाज में सैटेलाइट मॉनिटरिंग और फ्लड जोनेशन मैप्स बनाए गए हैं, जिससे 2-3 घंटे पहले अलर्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ एरियाज तक लिमिटेड है। इसको नॉर्थ ईस्ट के हर गांव तक ले जाना होगा। और जब बात रिवर मैनेजमेंट की होती है तो एक की इशू है सिल्टेशन। ब्रह्मपुत्र हर साल इतना ज़्यादा सिल्ट लेकर आता है कि रिवर बेड ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से पानी इजीली ओवरफ्लो करता है। रेगुलर डीसिल्टिंग ऑपरेशन और रिवर मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसमें रिवर को सेफ कॉरिडोर्स दिया जाए जहां वो नेचुरली एक्सपैंड कर सके। एफॉरेस्टेशन और बैम्बू एम्बैंकमेंट्स भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, स्पेशली हिल एरियाज में। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन रोक देते हैं, पानी का फ्लो स्लो कर देते हैं और फ्लैश फ्लड्स का रिस्क कम होता है। अरुणाचल और मेघालय के कुछ ट्राइबल्स अब बैम्बू बंड्स बना रहे हैं जो पानी को फिल्टर करके नदी में भेजते हैं। ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है और लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करता है। डिस्पाइट ब्लीक ट्रेंड्स, कुछ एरियाज में होप नज़र आ रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड रेस्क्यू टीम्स और रेस्ड वाइल्ड लाइफ पैसेजेस एस्टैब्लिश किए हैं, जिससे राइनोज और एलिफेंट सेफ होते हैं। सिक्किम हैज़ इनिशिएटेड ग्रीन एम्बैंकमेंट प्रोजेक्ट्स
ट्रीज और वेजिटेटिव बफर्स स्टेबलाइज रिवर बैंक्स और इरोजन रिड्यूस होती है। Guwahati's piloting super sucker drain cleaners, restoration of Silsako Lake, and planting of urban forests to treat flooding early. These are small but effective examples of combining tech, nature, governance, and community action. Northeastern floods एक simple problem नहीं है. They encapsulate climate volatility, geo-engineering politics, infrastructural neglect, अर्बन प्लानिंग फेलियर्स एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन फेलियर्स। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इफेक्टिव सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, कंबाइनिंग एम्बैंकमेंट अपग्रेड्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन क्लियरेंस, डैम डिप्लोमेसी एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। आप भी इस अवेयरनेस को स्प्रेड करके लोकल इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करके पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बन सकते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।